वेलकम टू लर्न विथ अली। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी का न्यू बुक जो आया है, वो क्लास 9th का है ना। क्लास 9th का जो न्यू बुक आया है उसको आज हम कवर करने वाले हैं। तो इस बुक में सबसे पहले हम कवर करेंगे ज्योग्राफी का, यानी इसमें जो चैप्टर 2 दिया हुआ है, पृथ्वी की सतह का स्वरूप, यानी इसका नाम अब बदल दिया गया है। इस पूरे बुक को अब जो है एक ही बुक में, जितना भी बुक पहले अलग अलग था उसको एक बुक में सोशल साइंस के रूप में रख दिया गया है। उसमें पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, यानी दूसरा और तीसरा चैप्टर जो ज्योग्राफी का है उसमें हम सबसे पहले कवर करेंगे दूसरे चैप्टर को। वो उस चैप्टर का नाम है पृथ्वी की सतह का स्वरूप। चलिए बिना देर करते हुए आज हम आपको इस चैप्टर से पूरा का पूरा नोट्स देते हैं, पूरा एक एक लाइन हम कवर कराते हैं। चलिए बिना देर करते हुए आज हम वीडियो शुरू करते हैं, तो लास्ट तक बने रहेंगे हमारे चैनल पर आप। चलिए, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा अध्याय 2 में पृथ्वी की सतह का निर्माण। क्या आता है? पृथ्वी की सतह का निर्माण। आइए देखते हैं पृथ्वी की सतह का निर्माण होता कैसे है। इसमें सबसे पहले है कि पृथ्वी की सतह निरंतर बदलती रहती है। पृथ्वी की सतह क्या है? निरंतर बदलती रहती है। अब है यह परिवर्तन प्राकृतिक शक्तियों के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्राकृतिक शक्तियों के कारण होता है। पृथ्वी के पठार और बाह्य कार्य करने वाले बल मिलकर स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। पर्वत, पठार, मैदान, घाटियां आदि इन्हीं प्रक्रियाओं का परिणाम है। पृथ्वी की सतह का निर्माण दो प्रकार की शक्तियों से होता है। कितने प्रकार की शक्तियों से? दो प्रकार की शक्तियों से होता है, जिसमें सबसे पहला आता है अंतर्जात बल। सबसे पहला क्या है? अंतर्जात बल या अंतर्जनित बल बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनल फोर्स। उसके बाद आता है हमारा बहिर्जात बल यानी एक्सटर्नल फोर्स। अब अंतर्जात बल की बात किया जाए, अंतर्जात बल, तो इसमें आ जाता है हमारा पर्वत, ज्वालामुखी, भूकंप उत्पन्न करते हैं। यानी इंटरनल फोर्स के वजह से क्या क्या उत्पन्न होता है? पर्वत हो गया, ज्वालामुखी हो गया, भूकंप हो गया, ये सभी उत्पन्न होते हैं। बहिर्जात बल की बात कर जाए तो अपक्षय हो गया, अपर्दन हो गया, निक्षेपण के द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। पृथ्वी की सतह निरंतर परिवर्तनशील है। इन प्रक्रियाओं को समझना भूगोल का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। यानी इन सभी प्रक्रियाओं को समझना भूगोल का क्या है? महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। ये हमारा चित्र दिया हुआ है, बहिर्जनित बल और अंतर्जनित बल। जैसे ये ज्वालामुखी है, ये किस प्रकार के बल का आ जाएगा? ये अंतर्जनित बल यानी इंटरनल फोर्स में आ जाएगा। और ये है जैसे नदी हो गया, ग्लेशियर हो गया, अपरदन हो गया, मिट्टी का क्षय होना, ये ऊपरी है, तो ये हो जाएगा बहिर्जात बल यानी एक्सटर्नल फोर्स का उदाहरण हो जाएगा। अब इसमें हमारा अगला पॉइंट है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो इसमें देखा जाए तो पृथ्वी लगभग 460 करोड़ वर्ष पुरानी मानी जाती है। कितना वर्ष पुरानी? 460 करोड़ वर्ष पुरानी मानी जाती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 प्रमुख परतों से बनी है। सबसे पहले वाले को हम भूपर्पट्टी बोलते हैं यानी क्रस्ट बोलते हैं, दूसरे वाले को मेंटल बोलते हैं, तीसरे वाले को क्रोड बोलते हैं। अब सबसे पहला भूपर्पट्टी है, तो भूपर्पट्टी में देखें तो सबसे बाहरी एवं पतली परत, सबसे बाहरी एवं पतली परत है, इसको हम भूपर्पट्टी कहते हैं। महाद्वीपीय और महासागरीय भूपर्पट्टी में विभाजित है, यानी महाद्वीपीय और महासागरीय भूपर्पट्टी में विभाजित है। अब है मेंटल। मेंटल की बात किया जाए तो भूपर्पट्टी के नीचे स्थित सबसे मोटी परत, जिसे हम मेंटल कहते हैं। इसमें मैग्मा पाया जाता है। मैग्मा कहाँ पाया जाता है? मेंटल में। प्लेटों की गति का मुख्य कारण यही परत है। जितने भी प्लेट घूमते हैं उसका मुख्य कारण क्या है? कौन सा है? मेंटल है। अब क्रोड की बात किया जाए, क्रोड पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग है। पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग कौन सा है? क्रोड है। इसमें मुख्यतः क्या पाया जाता है? लोहा, निकेल से बना है, यानी इसको हम लोग नीफे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीफे, यानी NiFe। Ni से निकेल, Fe से फेरस यानी लोहा। बाहरी क्रोड तरल एवं आंतरिक क्रोड ठोस होता है। अब क्रोड को भी दो भागों में बांट दिया गया है, यानी एक हो गया बाहरी, दूसरा हो गया आंतरिक, है ना। आइए अब हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। यह हमारा पृथ्वी है, यह हमारा क्या है? पृथ्वी है। तो सबसे ऊपरी भाग को क्या बोल रहे हैं? क्या भूपर्पट्टी बोलते हैं, और बीच वाले भाग को मेंटल बोलते हैं, आंतरिक भाग को क्रोड बोलते हैं। क्रोड को दो भागों में बांटा गया है, एक को बाहरी क्रोड, एक को आंतरिक क्रोड बोला जाता है। चलिए अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब है अगला पॉइंट हमारा स्थल मंडल एवं प्लेट विवर्तनिकी। स्थल मंडल एवं
प्लेट विवर्तनिकी। तो इसको हम सबसे पहले देखिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है, पृथ्वी की कठोर बाहरी परत को स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर कहते हैं। क्या? पृथ्वी के कठोर बाहरी परत को स्थल मंडल या लिथोस्फीयर कहते हैं। स्थल मंडल कई बड़ी एवं छोटी विवर्तनिकी प्लेटों में विभाजित है। स्थल मंडल क्या है? कई बड़ी एवं छोटी विवर्तनिकी प्लेटों में विभाजित है। ये प्लेट लगातार बहुत धीमी गति से चलती रहती है। प्लेटों की गति मेंटल में होने वाली संवहन के कारण होता है। अब है प्लेट सीमाओं के प्रकार। प्लेट सीमा के कितने प्रकार होते हैं? सबसे पहला आता है अभिसारी सीमा। सबसे पहला क्या है? अभिसारी सीमा। बोला गया दो प्लेट एक दूसरे की ओर बढ़ती है। दो प्लेट क्या है? एक दूसरे की ओर बढ़ती है, पर्वत एवं ज्वालामुखी बनते हैं। यानी अभिसारी सीमा जो है, इसी में दो प्लेट एक दूसरे की ओर बढ़ती है और पर्वत एवं ज्वालामुखी बनते हैं। अब दूसरा आता है हमारा अपसारी सीमा। अपसारी सीमा यानी डाइवर्जेंट बाउंड्री। दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है। अपसारी में क्या है? एक दूसरे से दूर जाती है। नई भूप्रपट्टी का निर्माण होता है, और इसमें क्या होता है? नई भूप्रपट्टी का निर्माण होता है। अब तीसरा है रूपांतरण सीमा। क्या है? रूपांतरण सीमा यानी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। प्लेटें एक दूसरे के समांतर खिसकती हैं, भूकंप आने की संभावना अधिक रहती है। किसमें? रूपांतरण सीमा में भूकंप आने की संभावना अधिक रहती है। आइए अब इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये जो चित्र है, इसमें सबसे पहले दिया गया है अभिसारी, और उसके बाद दूसरा ये जो है हमारा, इसको बोला गया अपसारी, और तीसरा जो है ये हमारा रूपांतरण है। तो अभिसारी के बारे में क्या बोला गया कि इसमें जो है प्लेट एक दूसरे की के नजदीक खिसकती है। क्या है? प्लेट एक दूसरे को नजदीक खिसकती है। इसी में पर्वत एवं ज्वालामुखी बनते हैं, इसी में अभिसारी में। अब अपसारी की बात किया गया, बोला गया कि इसमें एक दूसरे से दूर जाता है। एक दूसरे से क्या है? दूर जाता है। और इसमें क्या होता है? नई भूप्रपट्टी का निर्माण होता है, इसी में अपसारी में। अब है रूपांतरण। रूपांतरण जो है, इसमें एक दूसरे के समांतर खिसकता है। रूपांतरण में क्या? एक दूसरे के समांतर प्लेट जो है खिसकता है, और भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक रूपांतरण में ही रहता है। चलिए अब अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा अंतर्जात बल। क्या है? अंतर्जात बल यानी इंडोजेनिक फोर्स की बातें कर रहे हैं हम यहाँ पर। अंतर्जात बल पृथ्वी के भीतर कार्य करने वाले बलों को अंतर्जात बल कहते हैं। यानी ये जो पृथ्वी हमारा, उसके अंतर, ये जो हमारी पृथ्वी है, इसके अंदर कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं? हम अंतर्जात बल कहते हैं। यह पृथ्वी की सतह को ऊपर उठाते या नीचे धसाते हैं। कौन सा बल? इंडोजेनिक फोर्स यानी अंतर्जात बल। अंतर्जात बलों से बड़ी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। यानी इंडोजेनिक फोर्स से जो है बड़ी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो इसका मुख्य कार्य देखा जाए इंडोजेनिक फोर्स का यानी अंतर्जात बल का, तो इसका मुख्य कार्य है पर्वतों का निर्माण करना, पठारों का निर्माण करना, भ्रंश यानी फोल्ड एवं वलन यानी फोल्ड का निर्माण करना, भूकंप उत्पन्न करना, ज्वालामुखी विस्फोट करना। इतने सारे कार्य हैं इंडोजेनिक फोर्स के। इंडोजेनिक फोर्स के। अब इंडोजेनिक फोर्स यानी अंतर्जात बलों का प्रकार देखा जाए तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आकस्मिक बल यानी जो सडनली आता है ना, सडन फोर्स, और दूसरा होता है हमारा धीमे बल यानी स्लो फोर्स। आइए इसी को अब हम इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है। इसमें जो है ये देखिए, यहाँ जो ये दिया हुआ है मैग्मा यानी ज्वालामुखी का एक प्रकार, मेंटल संवहन, ये सभी किसके कारण होता है? इंडोजेनिक फोर्स के कारण होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है बहिर्जात बल यानी एक्सोजेनिक फोर्स की बातें की जा रही है। बहिर्जात बल यानी एक्सोजेनिक फोर्स। चलिए तो देखा जाए एक्सोजेनिक फोर्स में, एक सेकेंड, इसका परिचय इंट्रोडक्शन देखा जाए। पृथ्वी की सतह पर कार्य करने वाले बलों को बहिर्जात बल कहते हैं। इनका मुख्य ऊर्जा स्रोत सूर्य है। मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? सूर्य है। यानी बहिर्जात बल एक्सोजेनिक फोर्स जो भी है, इसका मेन एनर्जी का जो स्रोत है वो है सूर्य है। ये स्थलाकृतियों को घिसते, काटते और नया रूप देते हैं। नया रूप देते कौन? एक्सोजेनिक फोर्स। मुख्य प्रक्रियाएं की बात किया जाए तो ये इसमें होता है अपक्षय होता है, अपर्दन होता है यानी इरोजिंग हो गया, परिवहन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, निक्षेपण हो गया यानी डिपोजिशन हो गया। ये सारी मुख्य प्रक्रिया है किसका? एक्सोजेनिक फोर्स का। मुख्य कारक की बात किया जाए तो बहता हुआ जल। ये जो बहता हुआ जल है, देखिए यहाँ जो चित्र दिया हुआ है, जो बहता हुआ जल है, ये किसके कारण होता है? एक्सोजेनिक फोर्स के कारण होता है। हिमनद यानी ग्लेशियर, ये भी एक्सोजेनिक फोर्स। पवन
एक्सोजेनिक फोर्स यानी बहिर्जात बल, समुद्र की लहरें, ये भी हो गया एक्सोजेनिक फोर्स। अब इसका महत्व देखा जाए, एक्सोजेनिक फोर्स का महत्व की बात करें तो मैदान हो गया, घाटियां हो गया, डेल्टा हो गया, बालू के टीले तथा समुद्र तट जैसी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। किसके कारण? बहिर्जात बल के कारण यानी एक्सोजेनिक फोर्स के कारण होता है। ये जितना चीज अभी हम बोले वो सारा देखिए यहाँ चित्र में दर्शाया गया है, आप इसको ध्यान से देखेंगे, चाहे वो ग्लेशियर है, नदी है ना, तो ये सभी जो है बहिर्जनित यानी बहिर्जात बल के उदाहरण है। अब है अपक्षय की बात कर लेते हैं हम, है ना, वेदरिंग की बातें कर लें तो इसमें बोला गया कि चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने और विघटित होने की प्रक्रिया को अपक्षय कहते हैं। यानी देखिए ये हमारा चट्टान है ना, अपने जगह पर टूटने और विघटित होने, यानी ये देखिए टूट गया, विघटित हो गया, इसको टूटने एवं विघटित होने की प्रक्रिया को क्या बोलता है? अपक्षय बोला जाता है। इसमें चट्टानों का स्थान परिवर्तित नहीं होता है। इसमें क्या है? चट्टानों का स्थान परिवर्तित नहीं होता, यानी ये यहीं पर टूटेगा और यहीं पे रहेगा। ये बहिर्जात प्रक्रिया कैसा है? बहिर्जात यानी एक्सोजेनिक प्रोसेस है। अब है अपक्षय के प्रकार। अपक्षय के प्रकार की बात किया जाए तो एक होता है भौतिक अपक्षय, दूसरा होता है हमारा रासायनिक अपक्षय, तीसरा होता है हमारा जैविक अपक्षय। भौतिक अपक्षय की बात किया जाए तो तापमान, पानी एवं हवा के कारण होता है। रासायनिक अपक्षय की बात किया जाए तो रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा होता है। और जैविक अपक्षय की बात करूं तो ये पौधों, जीव जंतुओं और सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। अपक्षय के प्रकार कितने? 3 प्रकार के हो गए। नंबर 1 भौतिक, दूसरा रासायनिक, तीसरा जैविक। महत्व की बात करें तो महत्व में आ जाता है हमारा मिट्टी के निर्माण में सहायता करता है। किसके निर्माण में? मिट्टी के निर्माण में सहायता करता है। कृषि के प्रकार की बात करें तो उपयुक्त भूमि तैयार करता है। कौन? ये अपक्षय के कारण जो है मिट्टी का निर्माण में भी ये सहायक होता है और कृषि के लिए भी ये उपयुक्त भूमि तैयार करता है। अब इसमें अगला पॉइंट है हमारा अपरदन यानी इरोजन एवं डिपोजिशन यानी निक्षेपण। अब इसकी बात किया जाए तो सबसे पहले अपरदन आता है हमारा। अपरदन जल, पवन, हिमनद एवं समुद्री लहरों द्वारा चट्टान को काटकर हटाने की प्रक्रिया को अपरदन कहते हैं। क्या कहते हैं? जल, पवन, हिमनद एवं समुद्री लहरों द्वारा चट्टानों को काटकर हटाने की प्रक्रिया को अपरदन कहते हैं। अब दूसरा है निक्षेपण, यानी निक्षेपण जो है क्या होता है? अपरदित होता है, यानी अपरदित पदार्थों का किसी स्थान पर जमा होना ही निक्षेपण कहलाता है। यानी जो पदार्थ अपरदित हो गया है ना, वो एक स्थान पर, किसी स्थान पर जमा होना ही क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। मुख्य अपरदन कारक, सबसे पहला इसमें नदी है, उसके बाद हिमनद है, पवन है, समुद्री लहरें हैं। अब महत्व की बात किया जाए तो नई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, मैदान, डेल्टा एवं बालू टीले बनते हैं। अपरदन में क्या है? पवन हो गया, जल हो गया, जैसे यहाँ जो है ये हमारा नदी है, ये हमारा क्या है? नदी है, और यहाँ से मिट्टी का कटाव हुआ, यहाँ से मिट्टी का कटाव हुआ और जल के द्वारा बह करके यहाँ आकर के इकट्ठा हो गया। यही तो है अपरदित पदार्थ जो है यहाँ पे जमा हो गया, यही तो हमारा निक्षेपण कहलाता है। ये किसके द्वारा? नदी के द्वारा। अब अगला अगर देखा जाए, ये हमारा बालू का ढेर है, यहाँ से पवन के द्वारा उड़ करके यहाँ आकर के इकट्ठा हो गया, यहाँ आके इकट्ठा हो गया, ये भी तो निक्षेपण है, ये अपरदन हुआ। उसके बाद उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह जमा हो गया और बालू का टीला बन गया। चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा। अब अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं। अब है हिमनद एवं पवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। तो सबसे पहला हिमनद आता है, ग्लेशियर आता है। बर्फ की धीमी गति से चलने वाली विशाल नदी को हिमनद कहते हैं। क्या बोलते हैं? हिमनद बोलते हैं। बर्फ की धीमी गति से चलने वाली विशाल नदी को हिमनद कहते हैं। यू आकार की घाटी बनाती है। हिमनद किस प्रकार की? यू आकार की घाटी। देखिए ये जो है यू आकार की घाटी है, मोरेन का निर्माण करती है, यानी हिमनद जो है मोरेन का निर्माण करती है। अब आता है पवन। क्या था हमारा? पवन शुष्क एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में प्रमुख कार्य करता है। शुष्क एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन के द्वारा, विंड के द्वारा जो है प्रमुख कार्य किया जाता है। मशरूम चट्टान, मशरूम रॉक बनाती है, मशरूम रॉक बनाती है। बालू के टीले, यानी ये बालू के टीले पवन बनाते हैं। सैंड डंस की बात किया जाए, लोएस, लोएस का निक्षेप करती है। कौन? पवन। ये सभी पवन के कार्य हैं। देखिए यहाँ पे एक चित्र आपको दिख रहा होगा, ये इसी चित्र का बात किया जा रहा था, मशरूम चट्टान, यानी इस प्रकार के चट्टान का निर्माण किसके द्वारा होता है? पवन के द्वारा होता है। ये हो गया हमारा बालू का टीला, किसके द्वारा? तो पवन के द्वारा। अब अगला पॉइंट आता है हमारा नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। अब देखा जाए यहाँ पे
सबसे पहला इसमें लिखा हुआ अपरदनात्मक स्थलाकृतियां, यानी इसके द्वारा जो भी आकार की घाटी का निर्माण होता है। और पीछे हमने पढ़ा है यू आकार की घाटी। यू आकार की घाटी किसके द्वारा निर्माण होता है? हिमनद के द्वारा। और नदी के द्वारा जो है भी आकार की घाटी का निर्माण होता है और ये बाढ़ का मैदान बनाता है। जलप्रपात का निर्माण यानी वाटरफॉल का निर्माण करता है। प्राकृतिक तटबंध बनाता है, गॉर्ज। ये सभी चीजें जो है अपरदनात्मक स्थलाकृतियां हैं। किसके द्वारा निर्मित? नदी के द्वारा। अब है निक्षेप, क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड, हाँ, ये जो है अब है निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां। ये जो है निक्षेपात्मक में आ जाएगा, विसर्प हो जाएगा, प्राकृतिक डेल्टा हो जाएगा और डेल्टा हो जाएगा। विसर्प हो गया, प्राकृतिक और डेल्टा हो गया। महत्व की बात किया जाए तो ये उपजाऊ मैदान का निर्माण करते हैं। किसके द्वारा? नदी के द्वारा जो स्थलाकृतियां बनता है उसमें उपजाऊ मैदान का निर्माण होता है। कृषि एवं मानव बसावट के लिए अनुकूल क्षेत्र होता है। अब यहाँ पे उपजाऊ मैदान कैसे बनता है? तो जैसे ये नदी है, ये नदी है, ये अपने साथ जो है बहुत सारे गाद को बहा करके लाया और इस मैदान में छोड़ दिया। यहाँ क्या किया? जम गया, इकट्ठा किया। तो ये जो है जमीन में उर्वरता को बढ़ाता है, जिसकी वजह से ये जमीन उपजाऊ हो जाता है। आइए अब इस चित्र को देखिए। इस चित्र को देखने के बाद एक चीज समझ में आएगा कि ये भी आकार की घाटी जो है बनता है ना, गॉर्ज हो गया और ये झरना हो गया, ये क्या? वाटरफॉल हो गया। नदी का ये सब नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं। और ये नदी है हमारा, ये किस प्रकार का? विसर्प, सांप के आकार का है। इस प्रकार का सांप के आकार का है। और ये जो मैदान है जहाँ नदी के द्वारा पानी आया वो बाढ़ का मैदान है। और ये जो साइड में छूट गया मिट्टी है ना, ये प्राकृतिक तटबंध है। और ये जो डेल्टा हो गई, कहाँ? यानी नदी जो लास्ट में आकर के यहाँ गिरता है वहां पे इसका निर्माण करता है, डेल्टा का निर्माण करता है। चलिए अब अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा इसमें समुद्री लहरों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। समुद्री लहरों के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। समुद्री लहरों द्वारा सबसे पहले आता है अपरदनात्मक स्थलाकृतियां। क्या आता है? अपरदनात्मक स्थलाकृतियां। सबसे पहले आता है समुद्री गुफा, समुद्री मेहराब, समुद्री स्तंभ यानी और खरी चट्टान। ये देखिए यहाँ जो है अपरदनकारी, इस जो है समुद्री गुफा है, किसके द्वारा बनता है? समुद्री लहरों के द्वारा। और ये समुद्री स्तंभ है और ये स्टैक है। ये किसके कारण? देखिए सिंपल सा चीज है, समुद्री लहर जो है, ये देखिए समझिए, ये पहाड़ है, ये हमारा सबसे पहले यहाँ पानी आकर के टकराया, ठीक है, उसके बाद ये छिद्र कर दिया। उसके बाद क्या किया? ये पूरा हॉल, बड़ा सा हॉल कर दिया, ऊपर का छत रह गया। एक समय बाद ऐसा आता है ये छत भी नहीं रहता है और इस तरह से अंतिम में एक सीधा खंभा की तरह बच जाता है। तो इसको स्टैक बोलते हैं, इसको समुद्री गुफा बोलते हैं, इसको तटीय में यानी समुद्री मेहराब बोलते हैं। ये हमारा टॉपिक है। अब निक्षेपात्मक की बात करें, निक्षेपात्मक जो स्थलाकृति है उसकी बात करें तो सबसे पहला आता है हमारा समुद्र तट, उसके बाद बालू की पट्टी, लैगून, उसके बाद आता है महत्व। इसमें महत्व की बात करें तो सबसे पहले समुद्री तटों का स्वरूप बदलता रहता है। इसमें जितने भी समुद्री तट है, इसमें समुद्री तट जो है परिवर्तन होता रहता है। किसकी वजह से? समुद्री लहरों की वजह से। उसके बाद है पर्यटन एवं मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलता है। यानी ये जो समुद्र का क्षेत्र है हमारा, किनारे का क्षेत्र, इस क्षेत्र में हमको क्या फायदा होता है? ये पर्यटन को बढ़ावा देता है और इस क्षेत्र में मछली का पालन बढ़ता है। अब इसमें अगला पॉइंट आता है हमारा भूकंप यानी अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की बात किया जाए तो पृथ्वी की प्लेटों के अचानक खिसकने से भूकंप आता है। ये जो हमारा पृथ्वी है, प्लेट है, उसमें अचानक खिसकने से भूकंप आता है। भूकंप का केंद्र एवं अधिकेंद्र, इसमें दो पॉइंट आता है, एक होता है केंद्र होता है, दूसरा अधिकेंद्र होता है। उसको समझेंगे, केंद्र और अधिकेंद्र कहते हैं किसको है। सबसे पहले भूकंप का केंद्र पृथ्वी के भीतर होता है, जिसे उद्गम केंद्र कहते हैं। पृथ्वी के भीतर होता है जिसे उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु अधिकेंद्र कहलाता है। यानी इसको अगर अच्छे से हम समझे तो हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे ये हमारा, जैसे यहाँ दिया हुआ है, ये क्या है, और इसको अच्छे से थोड़ा सा हम बारे में समझते हैं। देखिए यहाँ जो है, यहाँ से हमारा भूकंप स्टार्ट हुआ, इसको हम कहेंगे उद्गम केंद्र। क्या कहेंगे? उद्गम केंद्र कहेंगे। और ये फैल करके पृथ्वी के ऊपरी सतह पर आएगा, तो इसके जो ऊपर का क्षेत्र है इसी को हम कहते हैं अधिकेंद्र। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है भूकंप के प्रभाव एवं माप। भूकंप के प्रभाव एवं माप की बात करें तो भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। भूकंपीय तरंग सभी दिशाओं में फैलती है।
भूकंपीय प्राकृतिक आपदाओं में सबसे विनाशकारी होता है, यानी विनाशकारी माना जाता है। भूकंप की विनाशकारी प्रभाव क्या है? भवन, सड़क, पुल, अन्य संरचनाएं क्षतिग्रस्त हो जाता है, जान माल की भारी क्षति होती है। ये हमारा चित्र दिया हुआ है, इस चित्र के माध्यम से हम अच्छे से समझते हैं। ये हमारा भूकंपीय तरंग हो गया, और ये हो गया टेक्टोनिक प्लेट, और ये हो गया अधिकेंद्र, और ये हो गया उद्गम केंद्र। यानी देखिए यहाँ से जो शुरू हुआ ये उद्गम केंद्र, इसके ऊपर का केंद्र को हम अधिकेंद्र बोलते हैं, इसके ठीक इसके ऊपर जो है उसको हम अधिकेंद्र कहते हैं। अब इसकी बात की जाए कि भूकंप की तरंगे कितने प्रकार की होती है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं उसको बता देता हूँ। भूकंप की तरंगे 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले वाले को पी तरंग बोलते हैं, फिर एस तरंग बोलते हैं, फिर एल तरंग बोलते हैं। इस तीनों तरंग को याद रखना है। अब अगला पॉइंट है हमारा ज्वालामुखी यानी वोल्केनो। वोल्केनो की बात किया जाए तो पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, गैस एवं राख जब बाहर निकलते हैं तो उसे ज्वालामुखी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों का परिणाम है। किसका? आंतरिक शक्तियों का। अगर इसमें फोर्स की बात किया जाए तो कौन सा हो जाएगा? इंडोजेनिक फोर्स। ज्वालामुखी के प्रकार, ज्वालामुखी 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले हमारा होता है सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव वोल्केनो। उसके बाद है सुसुप्त ज्वालामुखी यानी डोरमेंट डोरमेंट वोल्केनो। उसके बाद है तीसरा हमारा मृत ज्वालामुखी। यानी ये 3 प्रकार का ज्वालामुखी होता है। इससे हानि क्या होता है? जन धन की हानि होती है। और प्रदूषण की बात किया जाए तो ये पर्यावरण प्रदूषण होता है। लावा और राख से व्यापक स्तर पर नुकसान होता है। ये हमारा ज्वालामुखी है, इसको अच्छे से आप समझेंगे। ये सबसे निचला जो क्षेत्र है, ये जो निचला क्षेत्र है इसको बोलते हैं मैग्मा चेंबर। क्या बोलते हैं? मैग्मा चेंबर। और ये जो रास्ता है, जिस रास्ते से निकलता है ज्वालामुखी, उसको वेंट कहते हैं। और ये जो ऊपरी भाग है, सबसे ऊपरी भाग जो है कीप आकार का, ये क्रेटर कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रेटर कहलाता है। और ये जो लावा इसे पिघल करके बाहर जो आ गया, इसको हम लावा कहते हैं, यानी ये लावा प्रवाह है ना। और ये जो ऊपरी भाग है ये राख के बादल हैं, और ये ज्वालामुखी का राख है। इसमें एक चीज और, जलवाष्प भी निकलता है ज्वालामुखी के। जब विस्फोट होता है तो उस समय इस पॉइंट को याद रखना है। अब अगला है प्राकृतिक आपदाएं एवं उसका प्रभाव। क्या है? प्राकृतिक आपदाएं एवं उसका प्रभाव। प्राकृतिक आपदाएं की बात किया जाए, प्रमुख आपदा में आता है हमारा भूकंप आता है, भूस्खलन आता है, ज्वालामुखी आता है, बाढ़ आता है, सुनामी आता है और चक्रवात आता है। प्रभाव की बात किया जाए तो इसमें जनधन की हानि होती है। क्या होता है? जनधन की हानि होती है। कृषि एवं उद्योग प्रभावित होता है, परिवहन और संचार बाधित हो जाते हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। ये हमारा देखिए बाढ़, ये जो चित्र है बाढ़ का है, और सुनामी का है। सुनामी आने से देखिए क्या है, तरंगे काफ़ी ऊँचा है, जिससे समुद्र किनारे में जिसका भी घर है, वो क्या होता है, वो अपने साथ बहा ले जाता है, घर को गिरा देता है, डुबो देता है। और बाढ़ में क्या होता है, बाढ़ में भी नदी के द्वारा जो जल लाया जाता है, वो पूरे गाँव में बिखेर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो पूरा हमारा जीवन होता है अस्त-व्यस्त हो जाता है। अब जनधन की हानि कैसे होता है? भूकंप आया, देखिए ये हमारा क्या है, अर्थक्वेक का फ़ोटो है। भूकंप आने के बाद ये हमारा बिल्डिंग गिर गया, है ना? ऊँची-ऊँची इमारतें गिर गई, ज़मीनों में दरार आ गए, यातायात प्रभावित हो गया। तो इससे क्या हो गया? जनधन की यानी हानि हुई, क्षति हुई। अब बचाव की बात किया जाए तो इसमें बचाव में क्या कहा जाता है? पूर्व चेतावनी, आपदा प्रबंधन, जन जागरूकता यानी लोगों को जागरूक करना, सुरक्षित निर्माण कार्य करना। चलिए अब इसमें अगला पॉइंट आता है हमारा परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा पृथ्वी की 3 परतें, भूप्रपट्टी, मेंटल, क्रोट। क्या होता है? 3 देखिए, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब है स्थल मंडल, यानी प्लेट विवर्तनिकी यानी विवर्तनिक प्लेटों से बना है। अंतर्जात बल, पर्वत, भूकंप, ज्वालामुखी का निर्माण। बहिर्जात बल, अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण। अपक्षय, चट्टानों का अपने स्थान पर टूटना। अपरदन, चट्टानों का कटकर हट जाना। अपरदन, निक्षेपण, अवसादों का जमा होना, निक्षेपण। और नदी के द्वारा जो है किस प्रकार की घाटी, वी आकार की घाटी एवं डेल्टा बनाई जाती है। हिमनद के द्वारा यू आकार की घाटी बनाई जाती है। पवन, पवन का कार्य है बालू के टीले एवं मशरूम चट्टान बनाती है। समुद्री लहरें समुद्री गुफा का निर्माण करता है, मेहराब का निर्माण करता है और तट बनाता है। और लास्ट में क्या बताए थे? स्टैक का निर्माण करता है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। भूकंप का केंद्र एक होता है उद्गम केंद्र, और उसी के ठीक ऊपर का जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र। पृथ्वी की सतह निरंतर परिवर्तनशील है। निरंतर क्या है? परिवर्तनशील है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहीं पे आज हमारा चैप्टर जो है वो समाप्त होता है। आपको अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। तब तक के लिए इतना ही, आज के लिए धन्यवाद।